Hello everyone, welcome to Axis Defense Classes. Today our topic will remain Atomic Structure Part 3. Friends, watch this video completely because all questions are very important in it. So friends, let's start. फ्रेंड्स देखते हैं 128 एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में कूदता है तो रेडबर्ग नियतांक यहाँ गिवन है 10⁷ प्रति मीटर। तो उत्सर्जित विकिरण की फ्रिक्वेंसी होगी। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसमें क्या पूछा है? फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। तो एक फार्मूला होता है आवृत्ति, ये न्यू आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू C/λ। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू। सो जहाँ ये न्यू है वो आवृत्ति है। C/न्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/C/न्यू, न्यू ऊपर पहुँचा देंगे इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये क्या आ गया था? न्यू/C इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। अब फ्रेंड्स यहाँ से C रिप्लेस कर देते हैं। न्यू इज इक्वल टू CR 1/n1² माइनस 1/n2²। अब फ्रेंड्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं जो दी हुई है इसमें। तो न्यू इज इक्वल टू C, लाइट का वेग होता है कितना? 3 × 10⁸ जो प्रकाश का वेग है। यहाँ C इंटू R की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये रेडबर्ग नियतांक है जिस प्रति मीटर, ये 10⁷ प्रति मीटर। एंड इसमें 1/, अब क्या है? 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में कूदता है तो यहाँ पर n1 की वैल्यू इसमें 4थी कक्षा में कूदता है तो 4 हो जाएगी। तो 4² माइनस 1/5²। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 10⁷ इंटू 3 × 10⁸। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, ये 9 हो जाएगा। 9/25 इंटू 16। अब ये फ्रेंड्स अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? C 6.75 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। फ्रेंड्स अब देखते हैं 131 किसी परमाणु के नाभिक का आकार तथा बोहर त्रिज्या की कोटि क्रमशः है। तो फ्रेंड्स नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻14 मीटर एंड इसकी बोहर त्रिज्या की कोटि, तो बोहर त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर त्रिज्या प्रथम कक्षा की है, वो देखते हैं। इसकी होती है R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कोटि पूछी है तो ये कोटि वाला ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A 10⁻⁻14 मीटर एंड 10⁻⁻10 मीटर। 132 पे देखते हैं किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका कोणीय संवेग होगा जहाँ H ये प्लैंक नियतांक है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। अब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्तेजित। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा किसी उत्तेजित हाइड्रोजन, इट मीन्स उत्तेजित होगा तो यह दूसरी कक्षा में होगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 2। अब फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू NH/2π, क्योंकि कोणीय संवेग पूछा है, ये बोहर का रूल था। इसमें NH/2π जो कोणीय संवेग के बराबर होता है। अब 2H, n की वैल्यू 2 पुट कर दी अपॉन 2π, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा H/π। अब फ्रेंड्स वैल्यू पुट करते हैं, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन
पाई की वैल्यू 3.14। जब ये पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 2.11 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फ्रेंड्स अब देखते हैं 135। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए, तो फ्रेंड्स En ये दी हुई है, तो प्रथम के लिए E1 -13। तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकालेंगे, E1 -13.6। जब यहाँ पर 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उतना ही रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें तृतीय कक्षा के लिए तो E3 निकालेंगे, E3 -13.6/9। तो ये कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स आवश्यक ऊर्जा निकालेंगे, जो नीड है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये कितनी हो जाएगी, E3 -E1 ये कितनी हो जाएगी, E3 जब इससे माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। E3 -E1 माइनस के 1.51 -113.6। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स देखते हैं 136। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल का रेशियो है। तो फ्रेंड्स इसे फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा E²/2ε0 अब फ्रेंड्स 137 देखते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु वामक श्रेणी में एक फोटोन उत्सर्जित करता है तो इसे किसी और फोटोन उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाश्चन श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। यह लाइमर सीरीज में अन्य फोटोन अवश्य उत्सर्जित करता है। यह वामक श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, यह लाइमर श्रेणी में अन्य फोटोन अवश्य उत्सर्जित करता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमर श्रेणी वामक श्रेणी से नीचे है, इसलिए यह लाइमर श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं 137। जब एक हाइड्रोजन परमाणु वामक श्रेणी में एक फोटोन उत्सर्जित करता है तो ये ऑप्शन में इसे किसी और फोटोन उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाश्चन श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। यह लाइमर श्रेणी में अन्य फोटोन अवश्य उत्सर्जित करता है। यह वामक श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, यह लाइमर श्रेणी में अन्य फोटोन उत्सर्जित करता है, अन्य फोटोन अवश्य उत्सर्जित करता है, क्योंकि लाइमर श्रेणी का जो वामक श्रेणी है उससे स्थान नीचे है। तो जब वामर में एक फोटोन उत्सर्जित होता है तो लाइमर में एक अवश्य फोटोन उत्सर्जित होगा, क्योंकि उसका स्थान, लाइमर श्रेणी का स्थान वामक श्रेणी से नीचे है। फ्रेंड्स अब देखते हैं 138। प्रथम बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य प्रथम कक्षा की 1/4 परिधि के बराबर होती है, प्रथम कक्षा की आधी परिधि के बराबर होती है, प्रथम कक्षा की दुगनी परिधि के बराबर होती है, प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर होती है। तो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें बोहर साहब के फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ये संवेग का सिद्धांत MBR n कर लेते हैं। यहाँ MBR, वैसे MBR = NH/2π, तो MBRn कर लेते हैं =NH/2π। अब फ्रेंड्स इसमें m भी होता है, वो उसकी जगह p कर लेते हैं, क्योंकि संवेग = द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ PRn = NH/2π। अब फ्रेंड्स
एक चैप्टर है वो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला, उसमें पी होता है जो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पी की जगह एच अपॉन लेमडा पुट करते हैं। एच अपॉन लेमडा इज इंटू आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब फ्रेंड्स इसमें एच से एच कैंसिल कर देते हैं, ये एच है, एच से एच कैंसिल कर देते हैं। एंड अब क्या हो जाएगा, ये लेमडा इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा पूछी है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर एन अपॉन एन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या आया था, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर एन अपॉन एन। अब फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है, प्रथम बोहर की प्रथम बोहर कक्ष में, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रथम में। तो अब फ्रेंड्स लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई R1 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया 2 पाई R1 या 2 पाई R। ये 2 पाई R क्या होती है, ये परिधि होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लेमडा है तरंगदैर्घ्य है वो परिधि के बराबर आई। तो फ्रेंड्स इसे ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर होती है। फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि परिधि के प्रथम कक्षा n इज इक्वल टू बर रखेंगे तो ये प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर हो जाएगी, जो 2 पाई R लेमडा इज इक्वल टू। फ्रेंड्स अब देखते हैं 139। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पीछे कराया था, पीछे बताया था कि ये रट लेना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद कर लेना। अब फ्रेंड्स देखते हैं 140 हीलियम पॉजिटिव की मूल अवस्था से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला लगाते हैं, En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 अपॉन n² ही लगाते, क्योंकि उसमें Z की वैल्यू 1 होती है। तो अब इसमें Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसमें 2 रखेंगे। तो E केवल एक इलेक्ट्रॉन को E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। मूल अवस्था इसमें फ्रेंड्स दी गई है, मूल अवस्था मीन्स n इज इक्वल टू 1। मूल अवस्था में मीन्स प्रथम अवस्था, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, -13.6 इंटू 4, तो फ्रेंड्स आ जाएगा ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें माइनस का ऑप्शन दिया नहीं है, प्लस का दिया है, तो ये हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखते हैं 141। हाइड्रोजन परमाणु की वामस श्रेणी में प्रथम रेखा की आवृत्ति ν0 है। एकल आयनित हीलियम परमाणु द्वारा उत्सर्जित रेखा की फ्रिक्वेंसी इसमें पूछी है। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं, 1/λ इज इक्वल टू Z²। मेन फार्मूला है जो Z² R 1/n1² -1/n2²। वैसे तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन परमाणु की बात होती है तो यहाँ Z² लिखते भी नहीं है। अब ये फ्रेंड्स देखते हैं 1/λ है जो प्रोपोर्शनल है Z² की। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसमें ये लैम्डा है, तो एक फार्मूला होता है जो लाइट में पढ़ाया जाता है। तो इसमें एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब यहाँ पर न्यू और लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो न्यू है वो 1/λ के, ये हो जाएगी न्यू प्रोपोर्शनल 1/λ। तो यहाँ 1/λ की जगह न्यू रख सकते हैं, तो न्यू प्रोपोर्शनल Z² हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, न्यू प्रोपोर्शनल Z²। अब फ्रेंड्स
क्या पूछा है इसमें प्रथम रेखा की, तो उत्सर्जित आवृत्ति है। तो ν1/ν2 इज इक्वल टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर। तो ν1 ये प्रथम रेखा के लिए ν0 दी हुई है, हाइड्रोजन के लिए तो ν0/ν2 पूछी है इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल Z1 होगा, वो 1 होगा, अपॉन हीलियम के लिए ये हो जाएगा 2। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी ν0, ये 2 सा 4, यहाँ पर 4 ν0 इज इक्वल टू ν2। तो फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगी 4 ν0। अब ऑप्शन मैच करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा B 4 ν0। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप फ्रेंड्स देखते हैं 142। जब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तब उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। जब इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य पूछी है इसमें। तो 142 फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 2 से 1 में कूदता है तब लैम्डा निकालते हैं। तब फ्रेंड्स लैम्डा ये दी हुई है, गिवन है। जब 2 से 1 में आते हैं तो लैम्डा, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा है। एंड जब 3 से 1 में कूदता है तो इसकी लैम्डा डैश मान लेते हैं, इसकी लैम्डा डैश ये पूछी गई है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। जब द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में, तो फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू Z² होगा, वो 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो R 1/N1² मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा हाइड्रोजन N1 माइनस 1/N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। प्रथम कक्षा ये है, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा, तो प्रथम कक्षा के लिए यहाँ पर प्रथम में कूदता है तो 1² माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसमें R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगी 3R। तो यहाँ पर 3 लैम्डा, ऊपर यहाँ 3 बचेंगे, अपॉन ये 4, तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 4/3 लैम्डा। अब फ्रेंड्स सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। सेकंड ये क्या है 1/λ डैश इज इक्वल टू R। इसमें क्या है थर्ड से प्रथम में कूदता है तो 1/1² माइनस 1/3, 3 से 9, तो ये कितनी हो जाएगी 1/λ डैश इज इक्वल टू R 8/9। तो फ्रेंड्स उसमें R की वैल्यू कितनी निकाल ली थी 4/3 लैम्डा, यहाँ पुट करेंगे R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4/3 लैम्डा। ये 8/9 तो पहले से है इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि ये कितनी हो जाएगी 1/λ डैश, ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 1/λ डैश, ये कितनी हो जाएगी 8 4 32/27 लैम्डा। जब इसे रिवर्स करते हैं लैम्डा डैश निकालते हैं तो ये हो जाएगी 27 λ/32। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं 27 λ/32 ये ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 144। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं Rn प्रोपोर्शनल n²। तो प्रथम कक्षा के लिए R1, द्वितीय के लिए R2 इज इक्वल टू 1/, यहाँ 1 हो जाएगी क्योंकि N1 की वैल्यू, N प्रथम कक्षा के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये N2 की वैल्यू है ये 2 हो जाएगी। द्वितीय कक्षा के लिए इसका वर्क कर देते हैं। तो प्रथम कक्षा के लिए R1 की जगह A0/R2 इज इक्वल टू 1/4। तो R2 कितना हो जाएगा 4A0। अब फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 4A0। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। फ्रेंड्स अब देखते हैं 146। जब हाइड्रोजन परमाणु की तरंग
इलेक्ट्रॉन अनंत से प्रथम कक्षा में प्रवेश करती है तो तरंग संख्या का मान होगा। तो फ्रेंड्स तरंग संख्या क्या होती है? 1/λ। तो 1/λ इसमें ज्ञात करने हैं। फ्रेंड्स देखते हैं तरंग संख्या इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, क्योंकि तरंग संख्या है जो 1/λ के इक्वल होती है। आर, अब फॉर्मूला लगाते हैं 1/n1² माइनस 1/n2²। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है? अनंत से प्रथम कक्षा में, तो n2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इनफाइनाइट, n1 की वैल्यू 1। तो यहाँ r 1/1 माइनस 1/इनफाइनाइट 0, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r के इक्वल हो गई ये तरंग संख्या। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तरंग संख्या इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। r की वैल्यू कितनी होती है? 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। जब फ्रेंड्स इसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मीटर की जगह कितने कर देंगे? 100 मीटर सेंटीमीटर। तो जब 100 में 2 पावर ऊपर जाएंगी तो 2 पावर कम हो जाएंगी, तो 1.097 इंटू 10⁵ हो जाएंगे। अब इसमें मल्टीपल कर देते हैं तो 1097 या 20 और इंक्रीज, तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 109700 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स देखते हैं अब 148, निम्न में से किस निकाय में प्रथम कक्षा की त्रिज्या न्यूनतम होगी? त्रिज्या होती है r इज इक्वल टू n²h² ε0/πm/z²। यहाँ पर r है वो r करेगी एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ z। तो इससे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए z की वैल्यू कम होगी उसके लिए ही r की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है। तो अब देखते हैं किसके लिए कम होगी या ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इसका एकल आयनित हीलियम परमाणु ये होगा नहीं, इसके लिए 2 होगी। ड्यूटेरियम भी नहीं होगा। हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगा, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें न्यूनतम पूछी है, जब ये इसलिए नहीं होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक है वो बहुत कम होता है। जब कम होगी तो ये त्रिज्या ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें क्या पूछिए? त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम किसके लिए होगी? द्विआयनित लिथियम के लिए, क्योंकि इसके लिए z की वैल्यू 3 होती है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, ये हो गया द्विआयनित लिथियम। अब फ्रेंड्स देखते हैं 149। अब फ्रेंड्स देखते हैं 149, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लिथियम 2 पॉजिटिव की प्रथम अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इंटू z² भी होता है, जो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। तो क्या है? प्रथम उत्तेजित अवस्था में, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए प्रथम अवस्था होती तो उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट इसमें प्रथम उत्तेजित अवस्था है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पुट करते हैं n की वैल्यू 2, और लिथियम पॉजिटिव के लिए ये z की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 4 इंटू ये 3 3 से 9। तब इसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150। बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में संबंध कौन सी राशि से क्वांटीकृत होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। फ्रेंड्स अब देखते हैं 153। परमाणु के बोहर मॉडल अनुसार कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है। ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि कोणीय संवेग NH/2π है।
ये बोर के अनुसार ये क्वांटित होता है। ये पिछली बार भी करा चुके हैं। फ्रेंड्स देखते हैं 156 हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के क्षेत्रफलों का रेशियो होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं Rn जो होती है त्रिज्या, ये समानुपाती होती है n स्क्वायर की। तो इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। तो r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर r का स्क्वायर होगा तो n की पावर 4 हो जाएगी। तो an है वो प्रोपोर्शनल होगा n4 की। तो यहाँ पर प्रथम उत्तेजित अवस्था एवं मूल अवस्था मीन्स 1 n की वैल्यू, और प्रथम उत्तेजित अवस्था मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो A1/A2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 4 करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पर किसका रेशियो पूछा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था एवं मूल अवस्था। उत्तेजित अवस्था ये A2 हो जाएगी तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो A2/A1 कितनी हो जाएगी 16/1, 16:1। इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए ऑप्शन 16:1। फ्रेंड्स 157 देखते हैं, किसी नाविक के चारों ओर घूम रहे एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। क्या है इसकी स्थितिज ऊर्जा की 4 गुनी, स्थितिज ऊर्जा की 2 गुनी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर इसकी स्थितिज ऊर्जा की आधी। तो स्थितिज ऊर्जा देख लेते ये क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू होती है माइनस जेड स्क्वायर के, और हो जाता है इसमें के जेड स्क्वायर, जहाँ के होता है 1/4πε0 अपॉन ये R होती है। और काइनेटिक एनर्जी ये होती है -k प्लस के, इसकी क्या होती है k इज इक्वल टू ये होती है kZe² अपॉन 2R। तो फ्रेंड्स इसमें सीधा सा दिख रहा है ये 1/2 है, ये 1/2 के गुणज होगी तो 1/2 सब आ जाएगा, तो इसमें क्या होगी आधी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आधी। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखते हैं 158, यदि रेडबर्ग नियतांक इतना है तब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय तरंगदैर्घ्यों के मान होंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला लगाते हैं 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए वो तो जेड स्क्वायर का मान 1 ही हो जाएगा। अब प्रथम रेखा के लिए जो प्रथम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे उसके लिए क्या होगी n1 की वैल्यू, क्योंकि यह बामर है तो बामर में n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और लाइमन में होती है 1, बामर के लिए 2, पाचन के लिए 3 होती रहेगी, और इसमें तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और प्रथम एवं द्वितीय तरंगदैर्घ्यों के मान ज्ञात करने, तो प्रथम के लिए यहाँ पर n2 है जो n2 हो जाएगी 3 प्रथम के लिए, और द्वितीय के लिए जब निकालेंगे तो उसके लिए n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये प्रथम के लिए पहले निकालते हैं। तो प्रथम के लिए देखते हैं λ1 इज इक्वल टू दी हुई है कि रेडबर्ग नियतांक कितना है तब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामन श्रेणी प्रथम तरंगदैर्घ्यों के मान ज्ञात करने। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/λ ये फर्स्ट के लिए है, प्रथम के लिए तो कितनी हो जाएगी R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.097 इंटू 10⁻7। यहाँ 1/n1 यहाँ n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 3 3 से 9, 3 हो जाएगी n2 की वैल्यू, तो 3 3 से 9 हो जाएगी। जब इसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो λ1 है वो आ जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट याद रखेंगे 6563 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम। अब द्वितीय के लिए क्या करेंगे, द्वितीय के लिए यहाँ n1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड n2 की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो यहाँ λ2 कितनी आ जाएगी 4861 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स ये याद कर लेंगे डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D 6552 है, यहाँ 53 भी हो जाती है, कहीं 52 एंड ये 4863, तो 63 या 61 भी चल जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर D हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं 159,
हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स जो पहले टोटल एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी जो ई कहते हैं, वो ई का फॉर्मूला क्या था? जेड स्क्वायर 13 पॉइंट जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या था? माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 13.6 अपॉन एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा के माइनस में होती है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे? के ही इज इक्वल टू माइनस के टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगी? प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 13 है प्लस की 13। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 160 हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य एवं बामन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का रेशियो है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी के लिए देखते हैं, लैम्डा एल इज इक्वल टू होती है फ्रेंड्स, एक फार्मूला शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो होता था एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यहाँ पर आर भी हो जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा? एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा 4 माइनस तो 3r, लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? 3r। अब फ्रेंड्स लैम्डा 2 देखते हैं, ये बामन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो बामन के लिए एन की वैल्यू 2, तो 2 टू ज़ 4 इंटू यहाँ 3 3 ज़ 9 अपॉन, तो यहाँ 9 माइनस 4 5r, यहाँ कितनी हो जाएगी? 9 4 ज़ 36 अपॉन 5r, 36 अपॉन 5r। तो फ्रेंड्स रेशियो निकालेंगे किसका? सबसे बड़ी लाइमन के लिए और बामर के लिए। तो जब रेशियो निकालेंगे तो लाइमन के लिए 4/3r अपॉन बामर के लिए 36 अपॉन 5r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ 20। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा? तरंगदैर्घ्य बामर एवं लाइमन की सबसे बड़ी, तो ये 4 9 ज़ 36 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 अपॉन 9 3 ज़ 26, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 9 3 ज़ 27। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 5 अपॉन 27, ए ऑप्शन। अब देखते हैं 161 हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में कौन सी राशियों का युग्म क्वांटीकृत होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा एवं रेखीय संवेग, याद रखना, ऊर्जा एवं रेखीय संवेग। अब फ्रेंड्स देखते हैं 162 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामन श्रेणी में सबसे अधिक ऊर्जावान फोटोन की ऊर्जा है। तो सबसे अधिक के लिए बामन श्रेणी में पूछा है, तो सबसे ऊर्जा का फॉर्मूला लगाते E इज इक्वल टू 13.6, ये होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामन श्रेणी के लिए क्या होगा? जो बामन श्रेणी है उसके लिए जब मैक्सिमम निकालेंगे तो n1 की इज इक्वल टू 2, तो वैसे भी होता है बामर के लिए 2n1 की। अब n2 की देखते हैं, n2 की वैल्यू बामर सबसे अधिक निकालेंगे तो ये हो जाएगी n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब देखते हैं E इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/, लैम्डा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगी 1/, लैम्डा स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये 13.6 अपॉन 2 टू ज़ 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रेंड्स अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होती होगी, जब हम लैम्डा मैक्सिमम निकालते थे, लैम्डा मैक्सिमम, तो उसके लिए हम n2 की वैल्यू लेते थे जो मूल अवस्था होती थी। जैसे बामन श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू तो 1, तो इसमें n2 की वैल्यू 3 लेते थे।
ये क्यों इनफाइनाइट क्यों नहीं ली? क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होता था 1/λ मैक्सिमम का होता था, और इसमें जब ये ऊर्जा है, अभी बताया था, ये ऊर्जा डायरेक्ट होती है, तो ये 1/λ हो गया एंटी प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट है तो जैसे 13.6 ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/n2 यहाँ 0 हो जाएगी, तो यहाँ डायरेक्ट ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी, और लैम्डा मैक्सिमम 1/λ मैक्सिमम ये रिवर्स हो जाती है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 1/n2 की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं 164 किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल एवं इसकी कक्षा संख्या के बीच सही संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा CN/Q। यहाँ T होता है आवर्तकाल, वो प्रोपोर्शनल होता है NQ के, तो याद रखेंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं 165 किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन n=4 कक्षा से n=2 कक्षा में स्थिति में प्रवेश करता है, उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य होती है 1/λ R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/16 यहाँ पर हो जाएगी 12R/4 × 16, 4 3 12, तो यहाँ 3R/16। तो यहाँ 1/λ की वैल्यू है 3R/16, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 16/3R, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा है, 16/3R। अब फ्रेंड्स 166 देखते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En है, तब एकल आयनित हीलियम परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा होती है En प्रोपोर्शनल Z², क्योंकि En Z² माइनस Z² 13.6/n²। तो यहाँ पर अलग अलग देखते हैं। En है जो हीलियम के लिए देखते हैं, फिर En हाइड्रोजन के लिए वो इक्वल टू हो जाएगी ZHe² हाइड्रोजन का स्क्वायर। अब देखते हैं ये ZHe का स्क्वायर है, हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4 ये हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4/1। तो En जो He है वो इक्वल टू हो जाएगी 4En हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4En। अब फ्रेंड्स देखते हैं 174। इसमें क्या पूछा है? प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R है, तो द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं जो कक्षा की त्रिज्या Rn वो प्रोपोर्शनल होती है n² के। तो प्रथम के लिए प्रथम की R है, तो R1/R2 इज इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर। तो R1 है वो R ही है प्रथम कक्षा की, और R2 ये ज्ञात करनी है, R2 इज इक्वल टू प्रथम कक्षा के लिए त्रिज्या इसमें क्या है वो 1 है, n1 की वैल्यू 1। तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछी है तो 2 हो जाएगी, जो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो R2 इज इक्वल टू 4R हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, R2 इज इक्वल टू 4R। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा 4R। तो फ्रेंड्स आज यह टॉपिक समाप्त होता है। एंड फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, और इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ही लॉन्ग थे, इसलिए वो एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।